सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में अगेन हम लोग इंडक्शन मशीन पे कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि प्रीवियस सेशन में भी इंडक्शन मशीन पे एमसीक्यू देखने के लिए मिला था हम लोगों को। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं और आरआरबी चाहिए 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 एंड CBT 2 के लिए वो 777 में अवेलेबल है, और CBT 1 जो कैंडिडेट्स केवल CBT 1 में इंटरेस्टेड हैं वो 499 में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनेशन डेट बहुत ही करीब है CBT 1 का, और गेट एकेडमी के कोर्स की खास बात यह है कि जिस डेट पे आप इन कोर्सेस में एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे आपको ऑफिशियल आरआरबी जेई के ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में जो भी सिलेबस मेंशन है, जितने भी CBT 1 और CBT 2 में सब्जेक्ट्स मेंशन है, सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरीके का कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद देन दूसरा लेक्चर लाइव सेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमीडिएट बेसिस पे सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकें और दिसंबर में जो एग्जामिनेशन है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। गेट के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स प्राइस 2222 रुपीज़ है। 26 के जो कैंडिडेट्स हैं 4444 रुपीज़ में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। 27 के कैंडिडेट्स 6666 रुपीज़ में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 एंड 27 के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर इन कोर्सेस में एनरोल करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गेट एकेडमी की तरफ से स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। राइट। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप गेट 26 और 27 में एनरोल करते हैं वाले कोर्सेस में एनरोल करते हैं, तो आपको ये वाला जो कोर्स है जिसकी कोर्स प्राइस 999 है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ESC नॉन टेक्निकल, जैसे कि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ICT एंड मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स और भी जितने भी नॉन टेक्निकल पोर्शन में 777 में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आपको नेटवर्क में ही केवल इंटरेस्ट है, या मशीन्स में इंटरेस्ट है, या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट है, कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट है, तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कॉम्बिनेशन के बेसिस पे भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 हैं। अगर आप इस 76 टेस्ट के साथ अपने प्रिपरेशन करते हैं, जो कि सपोज करिए कि फर्स्ट टेस्ट आपने परफॉर्म किया, फिर जो जो क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ वो रेक्टिफाई किया, देन सेकंड टेस्ट रिवीजन करने के बाद सेकंड टेस्ट अटेम्प्ट किया, फिर उसमें चीज़ों को रेक्टिफाई किया, थर्ड टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसमें चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए 76 टेस्ट के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे होगा, और ऑफिशियल गेट पेपर में आप जो भी मिस्टेक करने वाले थे वो सारे मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो जाएंगे आपके, और अपने रैंक को आप और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन में, गेट के प्रिपरेशन में खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। केवल देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज,
उसके थ्रू जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं रैंक लाने में, उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करिए धीरे धीरे चीज़ों को, देन ओवरऑल जो ऑफिशियल गेट का पेपर होगा उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। ये कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है, और इस टेस्ट सीरीज में आपको ऑल इंडिया लेवल पे अपने प्रिपरेशन को जज करने का भी मौका मिलेगा। जनरल एप्टीट्यूड ई बुक जो कि गेट के लिए डिजाइंड है, क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने है, अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आप ई बुक तक पहुंचेंगे जो कि जनरल एप्टीट्यूड का है, जिसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। और इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इस बुक की खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो कि आपके एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन को कंप्लीट बनाता है। वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन आपको गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग मूव करते हैं, और प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। आज के सेशन में आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे कमेंट में करिएगा आप लोग करेक्ट आंसर क्या है इसका। इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, हिंदी में बात करें तो देखिए ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नन ऑफ दीज। तो कौन सा बेस्ट करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, बेस्ट सूटेड आंसर देखने के लिए मिल रहा है, ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है, सपोज करिए ये एक कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, कंडक्टर, और ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है। अगर ये कंडक्टर चेंज इन, सपोज करिए दिस इज द कंडक्टर और ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इस पार्ट ऑफ द कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, वोल्टेजेस डेवलप हो जाएंगी, जो जो जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी बाई डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड देन अगर अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट n इंट्रोड्यूस हो जाता है, एन डी फाइव बाई डी टी, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, कि कितने नंबर ऑफ कंडक्ट टर्न्स प्रोवाइडेड हैं, टर्न्स इन द सेंस कि कंडक्टर को इस तरीके से मोल्ड कर दिया है आपने और इतने नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड कर दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो कि सेटअप हो रही थी वो स्ट्रांग हो जाती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स जैसे कि I इज इक्व टू वी बाई आर होता है, वैसे ही कि एम एफ सॉरी फ्लक्स इज इक्व टू एम एम एफ बाई रिलक्टेंस होता है। एम एम एफ को हम लोग एन मल्टीप्लाइड विथ आई लिखते हैं डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। तो अगर रिलक्टेंस कांस्टेंट है आपके मशीन का, तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए सेम करंट मैग्नीट्यूड रहने दीजिए, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिया तो जो कि फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्लक्स उसी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था वो सेम ही फ्लो करते रहने दीजिए, केवल नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से, अगर केवल नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग इंक्रीज कर देते हैं इस कंडक्टर में, तो एसोसिएटेड फ्लक्स लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे मेंशन था म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द कंप्लीट आंसर, बेस्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोटर वाइंडिंग ऑफ अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज, रोटर वाइंडिंग कैसी होती है, शॉर्ट सर्क्यूटेड, स्टार और डेल्टा कनेक्टेड, ओपन सर्क्यूटेड, नन ऑफ दीज। तो अगर हम लोग बात करें इंडक्शन मोटर के बारे में, आपको ऑलरेडी आइडिया है इंडक्शन मशीन, तो इसमें दो तरीके के रोटर होते हैं, एक होता है स्क्वायरल केज रोटर,
रोटर। दूसरा रोटर होता है फेज वाउंड रोटर, रोटर, और इसी को हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, राइट। तो स्क्वायरल केज में क्या रहता है कि एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स होते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स होते हैं, कि इस तरीके से फ्रेमिंग रहता है कि एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स प्लेस करने के लिए हम लोग मोल्टन मेटल लेते हैं, और इस तरीके से शेपिंग रहता है रोटर में, उसमें पोर कर दीजिए। वो सॉलिडिफिकेशन सूखने के बाद, सॉलिडिफिकेशन के बाद, ठंडा होने के बाद एल्यूमिनियम और कॉपर बार का शेप ले लेंगी। अब अगर आपने मोल्टन मेटल लिया हुआ है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, अदरवाइज कॉपर के कंडक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, और इस तरीके से रोटर आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट। ये आपका शाफ्ट एक्सिस है, दिस इज शाफ्ट एक्सिस, शाफ्ट एक्सिस। तो ये तो होती है स्क्वायरल केज मशीन में क्या है, ये कंडक्टर्स जो होते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स जो होते हैं, बोथ साइड से इधर से भी शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं और इधर से भी शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्क्यूटेड एंड रिंग्स, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्क्यूटेड एंड रिंग्स। जबकि यहाँ पे फेज वाउंड रोटर या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं क्या, स्टार और डेल्टा कनेक्टेड होते हैं क्या, ओपन सर्क्यूटेड होते हैं क्या, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे बेस्ट सूटेड आंसर रहेगा स्टार या फिर डेल्टा कनेक्शन में रहते हैं, ये स्टार या फिर डेल्टा कनेक्शन में रहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं स्पाइरल के, सॉरी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर केवल हम लोग ड्रॉ करते हैं कि जिस तरीके से थ्री फेज वाइंडिंग आपके स्टेटर में होती है, वैसे ही थ्री फेज वाइंडिंग आप रोटर में प्रोवाइड करते हैं। कि सपोज करिए ये ए फेज के कंडक्टर्स हैं, ये बी फेज के कंडक्टर हैं, और ये सी फेज के कंडक्टर्स हैं। ये हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट की, शाफ्ट की। ये जो आपका शाफ्ट होता है उसको स्लिप होने से, रोटर से स्लिप होने से रोकने का काम करता है, राइट। शाफ्ट की रोटर इस तरीके से है, उसके ऊपर उसमें शाफ्ट असेंबल्ड है। अगर ये सर्कुलर नेचर का होगा तो ये स्लिप कर जाएगा, कि रोटर रोटेट कर रहा है उसके साथ शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो स्लिप होने का खतरा रहता है। इसीलिए हम लोग शाफ्ट की काइंड ऑफ अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्लिपिंग फिनोमिना को रोका जा सके। अब यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग्स भी ये यूज करते हैं, एल्यूमिनियम और कॉपर कंडक्टर्स इस तरीके से, ध्यान देते हैं कि इस तरीके से रिंग्स यूज करते हैं हम लोग, राइट। इस तरीके से रिंग्स यूज करते हैं। तो अगर ये रोटर वाइंडिंग जो है वो स्टार कनेक्शन में डिजाइंड है, सपोज करिए इस तरीके से ये स्टार वाइंडिंग में डिजाइंड है, रोटर वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में डिजाइंड है, तो ये ए फेज के कंडक्टर्स यहां से कनेक्ट कर दिए, बी फेज को यहां से कनेक्ट कर दिए इस वाले स्लिप रिंग से, और सी फेज के कंडक्टर्स को यहां से कनेक्ट कर दिए। अब इसमें ब्रशेस अरेंज करते हैं हम लोग इस तरीके से, ब्रशेस यूज करके, क्योंकि स्लिप रिंग्स रोटर शाफ्ट के साथ रन कर रही हैं, शाफ्ट जैसे जैसे रन कर रहा है स्लिप रिंग उसी के साथ रन कर रही हैं, लेकिन ब्रश स्टेशनरी कांटेक्ट मेंटेन करता है, जो कि आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तक या फिर एक्सटर्नल सोर्स अगर रोटर में सप्लाई देना है वहां तक आपको कनेक्ट करता है। और ये रोटर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं रोटर में, वो शॉर्ट सर्क्यूटेड होते हैं, और इनको वेरी करा के हम लोग टॉर्क वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, R2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रोटर रेजिस्टेंस अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते चले जाइए तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बढ़ जाता है, राइट। तो ये तो था स्टार कनेक्शन के बारे में बात किया। अब अगर ये डेल्टा कनेक्शन रहते, अगर ये डेल्टा कनेक्शन में रोटर डिजाइन रहता,
ये ऐसा रोटर है जो कि डेल्टा कनेक्शन में डिजाइंड है, इस तरीके से वाइंडिंग्स डिजाइंड है। और यहाँ पे शाफ्ट की, और इस तरीके से शाफ्ट, ये स्लिप रिंग्स। तो स्टार और डेल्टा कनेक्टेड होते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके स्टार्टिंग मैथोडोलॉजी के ऊपर, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो देखिएगा, डेल्टा कनेक्शन में अगर रहता तो अगर आपका रोटर डेल्टा कनेक्शन में होता तो इस तरीके से रेजिस्टेंस अवेलेबल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए पर फेज में ये कनेक्ट होते हैं, राइट। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आपने, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और तीसरा रेजिस्टेंस आप कुछ ऐसे कनेक्ट कर दिए, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए कितने स्लिप रिंग्स की जरूरत पड़ती है हमको। अगर ये डेल्टा कनेक्शन में होता तो कितने स्लिप रिंग्स की जरूरत पड़ती? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इस टोटल 6 कंडक्टर्स जा रहे हैं ना यहाँ से, तो सारे के सारे 6 कंडक्टर्स को जोड़ने के लिए, क्योंकि इस तरीके से निकलेंगे तो स्टेशनरी, ये क्या है, स्टेशनरी कांटेक्ट है ना। वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे हैं, ये स्टेशनरी हैं। ये रोटेट कर रहे हैं क्या? नहीं, ये स्टेशनरी हैं। तो रोटर तो आपका रोटेट कर रहा है, रोटर कंडक्टर्स रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेटिंग बॉडी को स्टेशनरी बॉडी से कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्लिप रिंग्स की जरूरत होती है। तो अगर ये डेल्टा कनेक्शन में होता तो 6 स्लिप रिंग्स रिक्वायर्ड होते, स्लिप रिंग्स रिक्वायर्ड होते। इसीलिए हम लोग प्रिफर करते हैं कि रोटर जो है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, वो डेल्टा में नहीं स्टार में डिजाइन करते हैं। डेल्टा में नहीं स्टार में डिजाइन करते हैं। स्टार में क्या होता है, इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार में आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से वाइंडिंग है। लेट मी हैव द वाइंडिंग्स। ये स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग है। अगर आपको इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और ये यहाँ से शॉर्ट करके इनको वेरी करा के स्टार्टिंग टॉर्क आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कितने स्लिप रिंग्स रिक्वायर्ड होंगे? 3 स्लिप रिंग्स रिक्वायर्ड, रिंग्स रिक्वायर्ड, राइट। 3 स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो इसीलिए हम लोग स्टार प्रेफर करते हैं। रोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर
rotor is star connected preferred because in star connection only 3 slip ring required, whereas in delta 6 slip rings required, right? 6 slip rings required। तो ये एक ब्यूटी होती है जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, व्हाट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन फैन एंड ब्लोअर्स। तो फैन और ब्लोअर्स में हम लोग कौन सा इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। देखिए सिंक्रोनस मोटर तो हम लोग यूज करेंगे नहीं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर कॉस्टली अफेयर है, और सिंक्रोनस मोटर को एक्साइट करने के लिए डीसी जनरेटर अलग से देना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि डीसी एक्साइटर्स हम लोग यूज करते हैं ना रोटर को एक्साइट करने के लिए, रोटर में फील्ड पोल्स क्रिएट करने के लिए। तो एक कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, लार्ज मशीन होती है सिंक्रोनस मशीन, जो कि फैन और ब्लोअर्स में हम लोग यूज नहीं करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर भी लार्ज टॉर्क का रिक्वायरमेंट, सॉरी लार्ज टॉर्क डेवलप करती हैं, लार्ज पावर सप्लाई करती हैं, और लार्ज टॉर्क प्रोवाइड करेंगी। तो फैन और ब्लोअर्स में उतने टॉर्क की जरूरत नहीं है। डीसी मोटर्स में बात करें तो डीसी सप्लाई टफ होता है प्रोवाइड कर पाना, तो क्योंकि हम लोग का पावर सिस्टम जो है वो एसी फ्रेंडली है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बेस्ट आंसर, कि फैन और ब्लोअर जो कि स्मॉल लोड्स हैं उनमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें अगर, जस्ट अ सेकेंड। If slip of an induction motor is 1, then the rotor speed is, अगर स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर, स्लिप अगर 1 है तो स्लिप होता क्या है, ns माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस इज इक्वल टू 1 है। देन रोटर स्पीड क्या हो जाएगी, nr की वैल्यू, तो nr की वैल्यू क्या हो जाएगी, रोटर की स्पीड आपको निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड व्हाट हैपेंस, तो ns माइनस एन आर, और ये जो डिनोमिनेटर है उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा एन एस, और एन आर को उस तरफ अगर हम लोग ले जाते हैं तो एन एस माइनस एन एस क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इज द राइट आंसर, एन एस माइनस एन एस इज इक्वल टू जीरो। तो स्लिप अगर 1 है, स्लिप अगर 1 है तो एन आर की स्पीड क्या होगी, जीरो। तो एन आर की स्पीड जब जीरो है तो इसको हम लोग कह सकते हैं हाई स्लिप। देखिए स्लिप की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 तक वेरी करती है मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में, मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन, राइट। तो हाई स्लिप रीजन जिसको हम लोग कह सकते हैं एट स्टार्टिंग, स्लिप की वैल्यू 1 मतलब कि हाई स्लिप रीजन है, और ये स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लिप की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 जब एनआर की वैल्यू एनएस के बराबर होगी। तो ध्यान देते हैं कि एनएस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ये इधर जाएगा तो 0 हो गया, तो एन एस माइनस एन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, और एन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एस, राइट। तो एन आर जब एन एस के अप्रोक्सीमेटली सेम होगा तब जाके स्लिप की वैल्यू 0 होगी। इसको हम लोग कहते हैं लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन। और ये कब अचीव होता है, एट रनिंग कंडीशन।
आपका फैन जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो इमीडिएटली हाई स्पीड पे रन करना चालू कर देता है क्या? नहीं, पहले उसकी स्पीड 0 रहती है, देन स्लोली ग्रेजुअली अपने फाइनल स्पीड स्टडी स्टेट को रीच करती है। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ये कैसे रहेगा? हाई स्लिप पे रहेगा। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एनआर की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो स्लिप की वैल्यू क्या रहेगी? 1, हाई स्लिप रीजन। और ये जब अभी रोटेट कर रहा है, अपने स्टडी स्टेट स्पीड पे रोटेट कर रहा है, फाइनल स्पीड पे रन कर रहा है, मतलब एनआर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनएस है, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास होगी, जिसको हम लोग कहते हैं लो स्लिप रीजन, जो कि कब अचीव होता है? एट रनिंग कंडीशन, जब अब ये फाइनली अपने स्टडी स्टेट स्पीड से रन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इन एन इंडक्शन मोटर स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन, इन एन इंडक्शन मोटर स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन, स्लिप किसका डिफरेंस होता है? एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस लिखते हैं ना हम लोग। तो स्लिप इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड, सप्लाई वोल्टेज एंड रोटर वोल्टेज नो, स्टार्टिंग करंट रनिंग करंट नो, स्टेटर वोल्टेज रोटर वोल्टेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रोटर इज कॉमनली यूज्ड इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स में कौन सा मोटर हम लोग रोटर यूज करते हैं? तो स्क्वायरल केज रोटर हम लोग यूज करते हैं। वाउंड रोटर, जो कि वाउंड रोटर में 3 फेज की वाइंडिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टेटर में वाइंडिंग रहता है एज आइडेंटिकल एज स्टेटर, वैसे ही रोटर में भी वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं हम लोग। कम्यूटेटर रोटर हम लोग डीसी में यूज करते हैं, डीसी मशीन्स में। ब्रशलेस रोटर हम लोग नहीं यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, स्क्वायरल केज रोटर हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर इज, तो एफ आर रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी स्लिप टाइम्स ऑफ एफ एस होती है। जब स्लिप की वैल्यू 1 है, मतलब कि हाई स्लिप, तो एफ आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एस के बराबर होगी। जब स्लिप की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, मतलब कि रनिंग कंडीशन, जिसको हम कहते हैं लो स्लिप रीजन, तो एफ आर की वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, राइट। तो रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर इज एफ आर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ एस, तो इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी 0 प्रोपोर्शनल टू द स्लिप ट्वाइस ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। एफ आर किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्लिप के, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। स्लिप बढ़ेगा तो एफ आर बढ़ेगा, स्लिप घटेगा तो एफ आर भी घटेगा, राइट। नेक्स्ट, और स्लिप और स्पीड क्या होती है देखिएगा, एन स्लिप और स्पीड, एन आर, एन आर जब इंक्रीज होगा तो स्लिप डिक्रीज हो, और एन आर जब रेड्यूस करेगा, कम होगा, तो स्लिप की वैल्यू हाई होगी। नेक्स्ट है, द एफिशिएंसी ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज टिपिकली इन द रेंज ऑफ, देखिए एफिशिएंसी किसी भी मशीन की 60 to 70% नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं, 80 to 90% इज द बेस्ट आंसर फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। 90 to 95% ट्रांसफार्मर के केस में पॉसिबल है, जबकि अगर वेल डिजाइन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है जैसे कि इंडक्शन मशीन या सिंक्रोनस मशीन, तो 80 to 90 रेंज में वेरी करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। ऑप्शन सी इज राइट। Just a second. Next, the purpose of starter in an induction motor is to reduce the starting current, increase the starting torque। तो स्टार्टिंग करंट रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टार्टर्स यूज करते हैं इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है कि नहीं? 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग, लेकिन स्टार्टर्स हम लोग यूज करते हैं टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। ये रिएक्टिव पावर जो कि स्टार्टिंग में ड्रॉ हो करता है आपका इंडक्शन मशीन, जिसके कारण विलेज एरिया में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन जब कोई भी इंडक्टिव लोड ऑन होता है, तो आपका जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है वो
उसमें फ्लिकरिंग देखने के लिए मिलता है, फ्लिकरिंग देखने के लिए मिलता है, वो अचानक से कम पावर से ग्लो करना चालू कर देगा। तो रेड्यूस द स्टार्टिंग करंट, वो रिएक्टिव पावर के रिक्वायरमेंट के कारण होता है। तो स्टार्टिंग करंट रेड्यूस करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, कुछ ऐसे भी आजकल स्टार्टर्स आ रहे हैं जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट करके हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। The rotating magnetic field in an induction motor rotates at synchronous speed is the right answer. RMF की क्या स्पीड होती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, RMF का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.5 F मैक्स, राइट। और इसकी स्पीड कितनी होती है RMF की? NS, सिंक्रोनस स्पीड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग बात करेंगे कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करते रहिए और एग्जाम रेल की सीरीज में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।